इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम, चुनाव आयोग और चुनावी बॉन्ड, ये 3 भारतीय चुनावों के मानक किस तरह से है, इनमें क्या खामियां और इनमें किन सुधारों की जरूरत है, आइए इस सब के बारे में विस्तार से जानें इस पॉडकास्ट में। लोकसभा चुनाव 2024 बहुत नजदीक हैं और ये भारतीय लोकतंत्र के लचीलेपन, क्षमता, योग्यता और ईमानदारी का परीक्षण करेगा। पूरी दुनिया भारतीय लोकतंत्र के चुनावों का इंतजार कर रही है, इसलिए ये प्रदर्शित करना महत्वपूर्ण हो जाता है कि दुनिया के मतदाताओं का सबसे व्यापक समूह 2024 में नई पारदर्शिता के साथ और एक रोल मॉडल के आधार पर सरकार बनाएगा, ये देखने के लिए कि लोकतंत्र कैसे काम करता है। लोकतंत्र का मौलिक आधार चुनाव है। दुर्भाग्य से चुनाव से पहले भारत को चुनाव की इस प्रक्रिया के समय में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो इतनी मौलिक हैं कि वे देश के ताने बाने को बनाए भी रख सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। हम भारतीय चुनाव के 3 बुनियादी सिद्धांतों को ई कहकर बता रहे हैं। पहला ई है इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग, दूसरा ई है ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और तीसरा ई है इलेक्टोरल बॉन्ड या चुनावी बॉन्ड। इन 3 बुनियादी सिद्धांतों पर वर्तमान में देश का भरोसा अपने सबसे निचले स्तर पर है और इनमें से प्रत्येक की स्थिति को लेकर गंभीर चुनौतियां हैं। हम इनमें से प्रत्येक की चुनौतियों का पता लगाएंगे और आगामी चुनावों की समग्र तस्वीर आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। प्रथम ई, चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत के चुनाव आयोग में 3 चुनाव आयुक्तों का एक पैनल शामिल होता है। ये तीनों आयुक्त साथ मिलकर एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भारतीय चुनावों के मामलों का संचालन करने के लिए लोकतांत्रिक निर्णय लेते हैं, चाहे वह राष्ट्रीय, राज्य हो या अन्य। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया आदर्शपूर्ण ढंग से गंभीर और गहन नामांकन प्रक्रिया से होकर गुजरती है और उम्मीदवारों पर पहले चर्चा, वाद विवाद और फिर उन पर निर्णय लिया जाता है। कुछ महीने पहले तक, जब मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक 2023 पारित किया गया था, तब पैनल में भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, अन्य कैबिनेट रैंक के मंत्री और विपक्षी नेता शामिल थे। हालांकि जैसे ही चुनाव आयोग विवादों से घिरा, भारत के मुख्य न्यायाधीश को चयन समिति से हटाकर चुनाव आयोग के लिए सर्वश्रेष्ठ चुनाव आयुक्तों के चयन या नामित करने की प्रक्रिया को संदेहास्पद रूप से कमजोर कर दिया गया। चुनाव आयोग के लिए बनाई गई चयन समिति अब द्विदलीय नहीं रह गई है। एक तरह से चयन प्रक्रिया में इस बदलाव को सभी महत्वपूर्ण चुनाव आयुक्तों की चयन करने और निर्णय लेने की शक्ति को एक राजनीतिक उपकरण के रूप में हथियाने की कोशिश करने के तौर पर देखना गलत नहीं होगा। एक तथाकथित आदर्श रूप से तटस्थ चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का ये राजनीतिक उपकरण भारतीय लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इसने पार्टी के हितों के टकराव पर और सत्ता में मौजूद पार्टी के पक्ष में चुनावों को नियंत्रित करने और उसकी ताकत के बारे में गंभीर सवाल उठाए हैं। जैसा कि हम जानते हैं, लोकतांत्रिक निर्णय लेने के लिए और एक समिति बनाने के लिए चुनाव आयोग में 3 चुनाव आयुक्त होते हैं। चकित करने वाली बात यह है कि लोकसभा चुनावों की घोषणा से ठीक पहले चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दे दिया और समिति में केवल एक ही आयुक्त रह गया। ये 2 महत्वपूर्ण पद आखिर कैसे खाली हैं? ये गंभीर रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया की स्थिति और भारतीय चुनावी लोकतंत्र की दिशा को दिखाता है। इनमें से एक आयुक्त कुछ समय पहले सेवानिवृत्त हो गए, दूसरे ने इस्तीफा दे दिया और इस हाल के इस्तीफे के कारणों को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। समझने वाली बात यह है कि ये वही चुनाव आयुक्त थे जिनकी नियुक्ति एक बार फिर विवादास्पद रही थी और चुनाव आयोग में विश्वास बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। ये सभी घटनाएं राजनीतिक तटस्थता और लोकतांत्रिक पारदर्शिता में विश्वास को और उसकी नियति को सुधारती या पुनः स्थापित नहीं करती हैं। दूसरा ई है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जैसा कि ये अच्छी तरह से ज्ञात तथ्य है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक ब्लैक बॉक्स है और कोई नहीं जानता कि शब्दों की गिनती कैसे की जाती है। डाले गए वोटों की सत्यापनीयता की कमी के कारण गंभीर संदेह पैदा हो गए हैं। ये एक मौलिक मुद्दा है जो अत्यधिक महत्व रखता है, जिसके ऊपर भारतीय लोकतंत्र की आस्था और विश्वसनीयता टिकी हुई है।
किंतु दुर्भाग्य से भारतीय लोकतंत्र को वोटिंग मशीन की ईमानदारी को लेकर कई आरोपों का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम, जो मतदाताओं की इच्छा को पंजीकृत करती है, डाले गए वोटों की गिनती करती है और भारत के नागरिकों के भाग्य का फैसला करती है, वो संदेह के घेरे में है। ईवीएम के बारे में आशंकाएं 1990 के दशक के उत्तरार्ध से चली आ रही हैं, जब ईवीएम पहली बार पेश की गई थी, और उस समय भी कुछ तकनीकी विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं ने इसकी सुरक्षा और विश्वसनीयता के बारे में चिंताएं जताई थीं। केवल समय ही ये तय करता है कि ईवीएम पर कौन सवाल उठा रहा है, क्योंकि वर्तमान सरकार, जो एक समय विपक्ष में थी, तब इनके सदस्यों ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए इस पर एक किताब भी लिखी थी। अब केवल भूमिकाएं उलट गई हैं। हालांकि ईवीएम की विश्वसनीयता पर उठे सवालों के जवाब आज तक नहीं मिले हैं। जब ईवीएम पेश किया गया था, उस वक्त जो तकनीक उपलब्ध थी वो दखल देने वाली और बुद्धिमान नहीं थी जैसी कि आज की है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक हेरफेर के मुद्दे ने ज्यादा तूल नहीं पकड़ा। फिर भी आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता की दुनिया में, जहां उपयोगकर्ता के विचारों को अंतर्वेशन यानी इंटरपोलेशन और बहिर्वेशन यानी कि एक्सट्रापोलेशन की सांख्यिकीय बड़े पैमाने की गणनाओं द्वारा नियंत्रित किया जा सकता और उनकी रूपरेखा भी बनाई जा सकती है, ऐसे वक्त में लोकतंत्र को चलाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग विनाशकारी हो सकता है। संक्षेप में कहें तो ईवीएम का उपयोग करने का मतलब लोकतंत्र की दुनिया में डीप फेक का उपयोग करना है, और हर कोई इससे डरता है। इसलिए ये अक्सर उजागर किया जाता है कि लोकतंत्र के सिद्धांतों और भारत के नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है। कानूनी रूप से नहीं, बल्कि वैचारिक रूप से लोकतंत्र का मूल विचार ही पारदर्शिता पर टिका हुआ है। इसलिए लोकतंत्र का मतलब है कि सरकार, अधिकारियों और लोगों द्वारा की जाने वाली सभी गतिविधियां देश के नागरिकों द्वारा जांच के लिए खुली होनी चाहिए। पारदर्शिता एक उपकरण है जो लोकतांत्रिक भारत में सभी के लिए उपलब्ध है। हम भारत के लोग इस वाक्यांश को पूरा करने और सत्ता में बैठे उन सभी लोगों को जवाबदेह बनाए रखने के लिए, पारदर्शिता जो किसी भी लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, दुर्भाग्य से यहां पर लुप्त होती जा रही है। ये ईवीएम के मामले में असफल हो रही है। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक्स पर नियंत्रण रखने वाला कोई भी व्यक्ति हमारे लोकतंत्र के साथ भगवान की भूमिका निभा सकता है। ये एक अपारदर्शी ब्लैक बॉक्स है जिसे सत्ता में बैठे लोग अपने निहित स्वार्थों के लिए नियंत्रित कर सकते हैं। सिवाय इसके, ये खतरा भी है, दुनिया का कोई भी विशिष्ट लोकतंत्र अपने लोगों के भाग्य का फैसला करने के लिए ईवीएम का उपयोग नहीं करता है, तो आखिर भारत इसका उपयोग क्यों करना चाहता है? तीसरा इलेक्टोरल बॉन्ड या चुनावी बॉन्ड। भारतीय चुनावों का तीसरा मूलभूत मुद्दा जो कि गंभीर चिंताएं पैदा कर रहा है, वह है चुनावी बॉन्ड यानी इलेक्टोरल बॉन्ड। ये एक और मुद्दा है जिसने राजनीतिक दलों के बीच संबंधों की ईमानदारी, पारदर्शिता और राष्ट्रीय निर्णय लेने को प्रभावित करने में धन की भूमिका पर सवाल उठाया है। चुनावी बॉन्ड प्रणाली को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया गया था। न्यायालय का ये निर्णय मुख्य रूप से पारदर्शिता की अवधारणा, समग्र लोकतांत्रिक प्रणाली में पारदर्शिता और विधानसभाओं के चुनावों में पारदर्शिता पर आधारित था। इस तरह चुनावी बॉन्ड की कोशिश में चुनावी बॉन्ड ने तंत्र की पारदर्शिता और ईमानदारी को जो नुकसान पहुंचाया है, उसे ठीक करने के लिए अब सरकार इसके खुलासे को रोकने के तूफान में खुद लुढ़क रही है। नतीजतन भारत का सबसे प्रतिष्ठित बैंक, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अब सर्वोच्च न्यायालय के निशाने पर आ गया है। आज भारतीय स्टेट बैंक सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवमानना कर रहा है। ये एक गंभीर स्थिति है जो भारत में एक विशाल और प्रतिष्ठित वित्तीय संस्थान के बहुत ही खराब बर्ताव को दर्शाती है। चुनावी बॉन्ड का न केवल चुनाव की स्थिति की धारणा पर प्रभाव पड़ता है, बल्कि भारतीय स्टेट बैंक का इस विवाद में नकारात्मक और विवादास्पद भूमिका में शामिल होने से भारतीय बाजार में निवेशकों का विश्वास भी प्रभावित होगा। क्योंकि एक विदेशी निवेशक के रूप में किसी देश के बैंक की स्थिरता उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उससे जुड़ा कोई भी विवाद उसे सिर्फ अपने फैसले को लेकर दोबारा सोच विचार करने को उकसाता है और दुनिया भारतीय चुनावी प्रक्रिया में भाग्य के उतार चढ़ाव, SBI,
जैसे अत्यधिक सम्मानित वित्तीय संस्थानों की उसमें भागीदारी और देश में प्रचलित आम विवादास्पद तरीके को देख रही है। ये सभी बातें भारत से बाहर जाने वालों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। भारत ने खुद को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक के रूप में स्थापित करने की अपनी इस यात्रा में एक लंबा सफर तय किया है। भारत ने खुद को निवेश, विनिर्माण और संस्थानों के लिए एक लक्ष्य के रूप में स्थापित करने की अपनी इस यात्रा में भी एक लंबा सफर तय किया है। उन्हीं संस्थाओं ने भारतीय संविधान के सिद्धांतों को कायम रखते हुए बार बार अपनी राजनीतिक तटस्थता का प्रदर्शन किया है। अगर इस स्थिति की तुलना हमारे पड़ोसियों से करें, कोई भी निवेशक पाकिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश क्यों जाएंगे जब वे इन देशों में अनिश्चितता की प्रकृति और लोकतंत्र को जानते हैं? तो आखिर क्यों एक वैश्विक निवेशक यानी ग्लोबल इन्वेस्टर ईरान की ओर उसे एक लक्ष्य के रूप में देखेगा? एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जिस पर भारतीयों को अवश्य विचार करना चाहिए वह है चीन के विकल्प के रूप में भारत का उभरना। भारत में बदलाव सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि भारत एक मजबूत संविधान पर बना था, जो मजबूत तटस्थ संस्थानों द्वारा सम्मानित और समर्थित है। भारत के शासन और प्रशासन में लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं एक मानक हैं, इसलिए निवेशक चाहे बड़ा हो या छोटा, देश के सामाजिक, राजनीतिक और वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम में सुरक्षित महसूस करता है। इस तरह आज ये सभी बुनियादी सिद्धांत खतरे में हैं, जिससे भारतीय लोकतंत्र की विश्वसनीयता खतरे में पड़ गई है। भारतीय चुनाव प्रणाली के बुनियादी में बहुत से खामियां हैं और इसमें एक आवश्यक सुधार समय की मांग है। तो ये था एक्सपर्ट एक्स का एक और संस्करण। ऐसे अन्य विषयों के लिए हमसे आगे भी जुड़े रहिए। धन्यवाद।